दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देन वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर करिए। मैं ब्रजेश सिंह आपको बायोलॉजी पार्ट 8 आज बताने जा रहा हूँ। पार्ट 7 तक मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज का जो सेशन रहेगा वो बायोलॉजी का पार्ट 8 रहेगा। मेरे द्वारा ये बताया जा रहा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत जो है, जो भी डिटेल्स हैं और जो क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको इस पार्ट में बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। तो बात करते हैं अगर नर्वस सिस्टम की, तो तंत्रिका तंत्र का निर्माण तंत्रिका कोशिकाओं से होता है। तंत्रिका कोशिकाओं को न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये उठता है कि तंत्रिका कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है, तो वो है, उसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूरॉन। अब न्यूरॉन जो है, अगली लाइन देखिए, न्यूरॉन शरीर की सबसे बड़ी या लंबी कोशिकाएं होती हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है कि हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो वो होती है न्यूरॉन। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर एसएससी में पूछा गया है। तो न्यूरॉन जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी या सबसे लंबी कोशिकाओं में से एक है, जो इसको कहा जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो तंत्रिका कोशिकाओं में पुनरुद्भवन, यानी कि देखिए इसका मतलब होता है, ये जो एक मैंने वर्ड यूज़ किया है पुनरुद्भवन, देखिए ये वर्ड शुद्ध हिंदी के वर्ड कहलाते हैं, टेक्निकल वर्ड कहलाते हैं, जो कि आप अगर एमपीपीएससी या पीएससी अगर कभी दोगे, उसमें मेंस लिखोगे तो ये वर्ड आपके बहुत ही काम आएंगे। तो इसका मैं मतलब आपको बता देता हूँ। इसका मतलब होता है कि स्वतः से जो रिकवरी कर ले अपने आप को, है ना, तो उसकी क्षमता सबसे कम होती है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सेल्फ यानी कि खुद को रिप्रोडक्ट या फिर खुद को सही करना, है ना, सही अगर खुद को करें तो वो कौन सी कोशिका है जिसकी सबसे कम होती है खुद को अपने आप को सही करने की क्षमता, तो वो होता है तंत्रिका तंत्र। तो यहाँ पे जो अगली लाइन लिखी हुई है वो क्या बोला जा रहा है, वो बोला जा रहा है कि अर्थात मस्तिष्क में पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम होती है। पुनरुद्भवन का मतलब होता है रीजनरेशन, ठीक है, रीजनरेशन कैपेसिटी, यानी कि खुद को फिर से जनरेट करना या खुद को फिर से ठीक करना अगर कोई चीज़। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारे मस्तिष्क में चोट ना लगे, क्योंकि दिक्कत हो जाती है, हमारा जो मस्तिष्क है वो जल्दी रिकवर नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मस्तिष्क जो है पुनरुद्भवन की क्षमता का सबसे कम है, यानी कि इसमें रीजनरेशन कैपेसिटी जो है सबसे कम होती है। किसकी? या तो तंत्रिका तंत्र आप बोल सकते हो या मस्तिष्क भी आंसर लगा सकते हो। अगर मस्तिष्क है ऑप्शन में तो आप मस्तिष्क को, ब्रेन को लगाओगे, और नहीं तो तंत्रिका तंत्र को आपको नर्वस सिस्टम को लगाना है। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यह मनुष्य के शरीर का ऐसा अंग है जिसमें रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि मानव शरीर में रीजनरेशन कैपेसिटी जो है सबसे ज़्यादा किस अंग की होती है, तो वो हो जाएगा आपका यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। तो ये जो है वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा कि यकृत में सबसे ज़्यादा होता है और मस्तिष्क में जो है सबसे कम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ग्रीन वाला जो मैंने आपको अंडरलाइन करके बताया है। कार्य और संरचना के आधार पर तंत्रिका कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, जिन्हें क्रम से संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाएं कोशिकाएं कहा जाता है। कार्य और संरचना के आधार पर तंत्रिका कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या उठ सकता है कि कार्य और संरचना के आधार पर तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। देखिए आजकल एग्जाम ऐसा पूछा जा रहा है, कुछ भी पूछ सकते हैं वहाँ से आपको, तो हर एक पॉइंट को आपको एक बार जरूर पढ़ना पड़ेगा। क्रमशः की बात करें, जिन्हें क्रमशः संवेदी तथा प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं कहा जाता है। बात करते हैं हम संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं। संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं संवेदी अंगों के द्वारा ग्रहण की गई सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। यानी कि देखिए जो भी तंत्रिका तंत्र है, न्यूरॉन्स हैं, उनका काम होता है कि हमारे मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाना। जो संवेदी अंग होते हैं उन तक जो सूचनाएं पहुंचाता है वो संवेदी तंत्रिका तंत्र पहुंचाता है। अब प्रेरक तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं, तो प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है मस्तिष्क द्वारा दी गई सूचनाओं को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। यानी कि देखिए संवेदी तंत्रिका क्या था कि हमारे शरीर में कहीं भी कोई चोट लगती है या कुछ दर्द होता है तो उसको वो जो है मस्तिष्क को पहुंचा दी कि यहाँ पे उसको दर्द हो रहा है, और फिर उसके बाद मस्तिष्क जो है प्रतिक्रिया करता है कि इसको क्या करना चाहिए। जैसे कि कहीं कहीं अपना हाथ जब जलता है तो ऑटोमेटिक हाथ पीछे हो जाता है। तो ये क्रिया जो है प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा की जाती है।
बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो शरीर के सूचनाओं का संदेश का आदान प्रदान करने वाले अंग सामूहिक रूप से तंत्रिका तंत्र कहलाते हैं। यानी कि हमारे शरीर में जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि मस्तिष्क को जो सूचनाएं पहुंचती हैं, या मस्तिष्क जो हमारे शरीर को सूचनाएं देता है कि आपको ये करना है, पलक झपकना है, ऑटोमेटिक आँख के पास कोई चीज़ आती है तो आपकी पलकें झपक जाती हैं, है ना। तो ये भी एक हमारा मस्तिष्क ही इसको कंट्रोल कर रहा है। तो ये सब जो है तंत्रिका तंत्र के कारण ही होता है। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। अब इसके मुख्यतः 4 अंग हैं, कहीं कहीं आपको 3 भी मिलेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं 4 अंग: तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका गुच्छिका, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ये 4 हैं इसके मुख्य अंग। संपूर्ण तंत्रिका तंत्र को कार्य के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया। अब लेकिन तंत्रिका तंत्र की बात करें कार्य के आधार पर, तो कार्य के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया। वो 2 भाग कौन से हैं? स्वतः तंत्रिका तंत्र, इनमें मुख्यतः स्वतः संचालित होने वाले अंग होते हैं, जैसे कि हृदय, फेफड़ा, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। यानी कि देखिए, स्वतः का मतलब ये है कि सेल्फ, जो खुद से काम कर रहा हो। तो खुद से देखिए, जैसे कि हमारा हृदय, हमारा दिल जो है ना, हमारा हार्ट, वो खुद से काम कर रहा है, लिवर खुद से काम कर रहा है, फेफड़े खुद से काम कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं। अगर इनमें से एक भी काम करना बंद हो जाएगा तो हम जो है, हमारा जो है स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। अब लेकिन जैसे हैंड की बात करें, तो इसको काम तो कर रहा है, लेकिन इसको जब हम अपने दिमाग को बोल रहे हैं कि इसको मूव करना है, तभी वो मूव कर रहा है। ऐसे अगर हमने नीचे रख दिया तो नीचे रखा रहेगा, स्वतः काम नहीं कर रहा है ना, इसको काम कराया जा रहा है। स्वतः काम करने, दिल की धड़कन हम खुद नहीं रोक सकते, अगर वो रुक गया तो हम नहीं रहेंगे, है ना, इस टाइप से। ये तो इसलिए ये होगा क्या? स्वतः तंत्रिका तंत्र। और दूसरे नंबर का क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है मेनली जो है इसके अंतर्गत आता है आपका मस्तिष्क, यानी कि आपका ब्रेन, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं आती हैं। अब बात करते हैं हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर व्यक्ति का नियंत्रण होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर व्यक्ति का नियंत्रण होता है, जबकि स्वतः यानी कि जो सेल्फ, जो खुद कार्य करती हैं, वो स्वतंत्र होती हैं, उनको सब कुछ स्वतंत्र करने का अधिकार होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको अंडरलाइन करके बताता हूँ कि जैसे ये देखिए, पहला पॉइंट जो मैंने बताया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, है ना, और दूसरा मैंने बताया स्वतः वाला। तो स्वतः के अंग कौन कौन से हैं? आपका हो गया फेफड़ा, पाचन तंत्र, उत्सर्जी अंग, ये सब हो गए। और स्वतः वाला जो है आपका स्वतंत्र होते, नाम ही है इसका जो स्वतः वाले हैं, यानी कि वो खुद से कार्य करते हैं। तो इसमें जो मैंने आपको डिटेल बताई है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। सबसे पहले कि कितने भाग हैं, 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है: तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका गुच्छिका, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। लेकिन अगर वर्क के आधार पर बात करें, तो वर्क के आधार पर जो है ये 2 टाइप से इसको डिवाइड किया गया है। चलिए हम अगले बात करते हैं। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत 3 भाग होते हैं। पहला हो गया आपका मस्तिष्क, यानी कि ब्रेन, फिर हो गया मेरुरज्जु, फिर हो गया तंत्रिकाएं। क्या हो गया? ब्रेन, मेरुरज्जु और जो हमारी जो है तंत्रिकाएं आपकी हो जाने वाली हैं। तो देखिए, पहला हो गया आपका मस्तिष्क, दूसरा हो गया मेरुरज्जु और तीसरा हो गया तंत्रिकाएं। तो क्वेश्चन आएगा कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके कितने भाग होते हैं? तो इसके 3 भाग होते हैं, आपको याद रखना है: मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं। ठीक। बात करते हैं हम ब्रेन की, बात करते हैं। तो ब्रेन की बात अगर हम करें तो यह तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। बनी सी बात है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यह तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह शरीर का नियंत्रण केंद्र होता है, सब कुछ जो है नियंत्रण हमारे ब्रेन से ही किया जाता है। अब जो अगला पॉइंट आने वाला है, ये आईएमपी है, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है: मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? तो अगर हम बात करते हैं हमारे वजन की, हमारे शरीर का वजन, तो हमारे शरीर का वजन लगभग, अगर 6 फीट का इंसान है तो 70 से 75 किलो उसका वजन होना चाहिए एज के हिसाब से। लेकिन मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क का भार जो 1300 से 1400 ग्राम होता है। 1300 से 1400 ग्राम होता है। ये इसलिए ऐसा बोला गया है, देखिए, अगर 1400 ग्राम लेते हैं हम, तो 1400 ग्राम हमारा होगा मैन, यानी कि जो पुरुष है, मेल कैंडिडेट है, मेल का होता है 1400 ग्राम। और अगर फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल का लगभग 50 कम रहता है, तो 1350 या 1300 के आसपास उसके दिमाग का वजन होता है। तो क्वेश्चन कभी कभी स्पेसिफाई करके भी पूछता है कि मेल के शरीर में या मेल का जो ब्रेन होता है उसका वजन कितना होता है। तो वो आप लगाइएगा, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में अगर 1400 है तो 1400 लगाना है, नहीं तो 1300 लगाना है। और फिर पूछेगा अगर फीमेल का, तो फीमेल के में ऑप्शन देगा, या तो आपको अगर उसने 1300 माना होगा आपके मेल का तो 1250 देगा, और अगर 1400 माना होगा तो 1350 देगा। इस टाइप से वो आपको कन्फ्यूज़न पैदा करता है। तो हमेशा आपको याद रखना है 50 से 100 कम रहता है।
मेल और फीमेल की अगर हम बात करें। तो अब मस्तिष्क के ऊपर जो है मेनिन्जेस, ठीक है, मेनिन्जेस जो होता है मस्तिष्क के ऊपर मेनिन्जेस नाम की एक झिल्ली पाई जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट झिल्ली है जो कि हमारे जो मस्तिष्क की रक्षा करती है। अब यह भी जो है 3 उपभागों में विभक्त है। अब वो उपभाग कौन कौन से हैं उनको हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप ब्रेन देख सकते हैं, तो ब्रेन में देखिए जैसे कि सेरिब्रम है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, ब्रेन स्टीम है, ठीक है, सेरिबेलम है, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड है, ये सब आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से एक ये भी आता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ अंडरलाइन करके, सेरिब्लेम यानी कि सेरेब्रम जो होता है कि ये मस्तिष्क के आगे होता है कि पीछे होता है, एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा कि आपका ये कहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं ना छोटा दिमाग, यहाँ पे नहीं मारना चाहिए, अगर यहाँ पे आपको चोट लगता है तो आपकी जान भी जा सकती है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि स्पाइनल कॉर्ड जो है किससे जुड़ा होता है। इस टाइप से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन अभी आपको हुआ कि मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1300 से 1400 ग्राम होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद करना है। चलिए अब बात करते हैं, हम मस्तिष्क के भागों को हम देख लेते हैं कौन कौन से भाग थे, क्या थे। तो बात करते हैं सेरेब्रम की या प्रमस्तिष्क की, ठीक, प्रामस्तिष्क की बात करते हैं। यह मस्तिष्क का अग्रभाग होता है, जैसा कि मैंने बताया था आगे का भाग होता है। इसका बाह्य भाग धूसर यानी कि ग्रे द्रव्य और आंतरिक भाग श्वेत पदार्थों यानी कि व्हाइट मैटर का बना होता है। यानी कि इसके ऊपर जो होता है मेनिन्जेस जो था उसके अंदर जो है आपका ग्रे प्रकार का एक लिक्विड या एक द्रव्य भरा होता है, और उसके आंतरिक भाग की बात करें तो श्वेत पदार्थ का यानी कि व्हाइट मैटर का बना होता है। इसका कार्य जो होता है ऐच्छिक क्रियाओं जैसे कि दृष्टि, स्पर्श, श्रवण, स्वाद, गंध आदि और बुद्धि विवेक पर नियंत्रण करना होता है। यानी कि गंध पे नियंत्रण, स्वाद पे नियंत्रण, ऐच्छिक क्रियाओं जो आप खुद से करते हैं उस पर नियंत्रण करना, और बुद्धि और विवेक का विकास जो है सेरेब्रम के हिसाब से होता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। शरीर में ताप का नियंत्रण भी इसी के भाग से होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है पीएससी से लेकर हर एग्जामों में कि शरीर का ताप नियंत्रण किस भाग से होता है, तो वो होता है आपके प्रमस्तिष्क से यानी कि सेरेब्रम से होता है, यानी कि हमारे जो मस्तिष्क का आगे वाला भाग होता है उससे यह होता है। बात करते हैं अनुमस्तिष्क की, तो सेरेबेलम की बात करें तो यह मस्तिष्क का पश्च भाग होता है। इसमें धूसर यानी कि ग्रे पदार्थ की मात्रा कम होती है। अब ये पीछे का भाग है सेरेब्रम, जिसको हम बोलते हैं ना छोटा दिमाग, यह मस्तिष्क का पश्च भाग यानी कि पीछे का भाग होता है। इसमें धूसर यानी कि ग्रे, धूसर का मतलब हुआ कि ग्रे कलर का पदार्थ कम मात्रा में पाया जाता है। देखिए ऊपर वाले में था सेरेब्रम में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, बाह्य भाग में इसके में कम पाया जाता है। और यह शरीर का संतुलन बनाने में कार्य करता है, यानी कि हमारे शरीर का जो संतुलन है, ग्रेविटी मेंटेन होता है वो इसी से होता है। जैसे कि खड़े होने के लिए, नृत्य करने के लिए, टहलने के लिए, दौड़ने के लिए, साइकिल चलाने के इत्यादि शरीर का जो संतुलन होता है वो हम इसी भाग से करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शरीर का संतुलन बनाने के लिए किस भाग की मदद ली जाती है, कौन सा भाग कंट्रोल करता है, तो इसको हम बोलेंगे सेरेबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क। बात करते हैं मेडुला की, ठीक है। अब अंशता की बात करते हैं मेडुला। तो अब यह मस्तिष्क का पिछला, सबसे पिछला भाग होता है। ये क्या होता है, यह मस्तिष्क का जो है सबसे पिछला भाग होता है जो कि रीढ़ यानी कि मेरु रज्जु से जुड़ा हुआ आता है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी आएगा कि मेरु रज्जु से कौन जुड़ा होता है, तो मेडुला जुड़ा होता है। यह अनैच्छिक एवं स्वचालित क्रियाओं जैसे फेफड़ों के कार्य, हृदय के कार्य, पाचन तंत्र, रक्त प्रणाली, उत्सर्जन तंत्र के कार्यों को, श्वास दर, रक्तदाब, शरीर का ताप इत्यादि। अब देखिए शरीर का ताप यहाँ पे आया, ठीक, और शरीर का ताप एक जगह मैंने और बताया था कि जो आगे वाला भाग होता है वो ताप को नियंत्रण करता है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ पे वो सही है अपनी जगह पे, आपको आंसर वही लगाना है कि शरीर का जो टेम्परेचर, जैसे कि ये देखिए शरीर में ताप का नियंत्रण इसी भाग से होता है। तो ताप का नियंत्रण जो है आपका सेरेब्रम ही करता है, इसको आपको याद रखना है। तो जो स्वतः कुछ चीज़ें जो है हमारे शरीर की ताप जो है स्वतः भी कुछ चीज़ें होती हैं, वो आपका यहाँ पे मेडुला के कारण होता है। देखिए आपको ये मस्तिष्क में दिख रहा होगा कि पहला जो है स्कल है, सेरिब्रम है, फिर सेरिबेलम है, मेडुला है, फिर स्पाइनल कॉर्ड है, और ये पूरा ह्यूमन का एक आपको ब्रेन का जो आप बोल सकते हैं कि डायग्राम है। तो इसका सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ पे यही पूछा जाएगा कि रीढ़ की हड्डी से सबसे पहले कौन सा जुड़ा होता है, तो वो होता है मेडुला, हमारे मस्तिष्क का भाग जुड़ा होता है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा।
बात करते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड की यानी कि मेरुरज्जु की बात करते हैं। तो मेरुरज्जु की अगर हम बात करते हैं तो मेरुरज्जु क्या है, कैसे वर्क करता है वो हम देख लेते हैं। तो मेरुरज्जु मस्तिष्क आगे चलकर अंतस्थ मस्तिष्क आगे चलकर मेरुरज्जु में परिवर्तित हो जाता है। मेरुरज्जु मेरुदंड के भीतर 3 झिल्लियों क्रमशः मृदुतांकिक यानी कि पायमेटर, जालतानिका, देखिए इनको जो है आपको इंग्लिश में याद रखिए, हिंदी में भी आप याद रख सकते हैं लेकिन हिंदी में थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, तो इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम आपको लिए हैं। तो जो आपको सूटेबल लगे उसमें आपको पढ़ाई करना है या याद रखना है। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। मृदुतानिका, ठीक है, जालतानिका और क्यूरामेटर। क्यूरामेटर आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में एक ही नाम से मिला होगा, क्यूरामेटर से घिरे होते हैं। 3 भागों से घिरा होता है। मेरुरज्जु का मुख्य कार्य है संवेदी अंगों से संवेदना संदेश को मस्तिष्क के अभिष्ट अवयवों तक पहुंचाना तथा मस्तिष्क के आदेश को कार्यस्थल तक पहुंचाना, यानी कि जो शरीर के कुछ जो तंत्रिकाएं हैं उनके द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उसको मस्तिष्क तक पहुंचाना कि क्या करना है। मस्तिष्क ने जो बोला है उसको भी पूरे शरीर के अंगों तक, अलग अलग स्थलों तक पहुंचाना, ये जो है आपका स्पाइनल कॉर्ड का काम है। अब बात करते हैं हम तंत्रिकाएं यानी कि नर्व्स को देख लेते हैं। तंत्रिकाएं की बात करें या नर्व्स की बात करें तो ये तंतुओं, फाइबर्स के समूह होते हैं। ये संवेदी अंगों की सूचनाओं को मेरुरज्जु या मस्तिष्क तक पहुंचाती है। मेरुरज्जु आगे बढ़कर शाखाओं में विभाजित होकर तंत्रिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं तंत्रिका किस टाइप का डायग्राम होता है, कैसे ये वर्क, आप देख सकते हैं किस टाइप का ये दिखता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, ये तंतुओं के समूह होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने इसको अंडरलाइन करके बताया हुआ है तो इसका कोई रीज़न होगा, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि फाइबर्स के समूह होते हैं क्या, इनमें से कौन सा फाइबर्स का समूह कहलाता है, तो वो कहलाएंगी तंत्रिका या नर्व्स। याद रखिएगा फाइबर का समूह कौन कहलाते हैं, नर्व्स कहलाते हैं। और ये संवेदी अंगों की सूचनाओं को मेरुरज्जु तक या मस्तिष्क तक पहुंचाता है, ये उसका हो गया कार्य। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूरॉन्स, ठीक, न्यूरॉन्स को देख सकते हैं कि जो नर्व्स हैं उसमें न्यूरॉन्स की प्रकृति ऊपर से नीचे तक कैसे आपको ये वर्क करते हैं, कैसे संवेदना को पहुंचाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। इस प्रकार से आप इसको जीआईएफ के थ्रू देख सकते हैं, न्यूरॉन्स। अब बात करते हैं हम सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड वो हमने फर्स्ट बताया था, अब सेकेंड है ऑटो, जो होता है ऑटोनोमिक या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। तो शरीर में ये तंत्रिकाएं अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि जिस पर शरीर का कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे कि हृदय के कार्य, फेफड़ों के कार्य, पाचन तंत्र, रक्तवाहिनियाँ और ये सब जिस पे आप खुद नियंत्रित नहीं कर सकते उनको ये नियंत्रित करता है। अब जो ऑटोनोमिक है वो भी 2 उपभागों में विभक्त किया गया है। अब वो दो उपभाग कौन कौन से, वो है अनुकंपी तथा सहानुकंपी। अनुकंपी तथा सहानुकंपी। अब बात करते हैं हम अनुकंपों की। तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है इसके अंतर्गत मेरुरज्जु के पार्श्व सुरंग, ठीक है, मेरुरज्जु के पार्श्व सुरंग यानी कि लेटरल हॉर्न जो है अनुकंपीय धड़ से और अनुकंपी कोशिकाओं से आती है। इस तंत्र का केंद्रीय भाग पर पार्श्व अंग जो हमने बताया था हॉर्न, इसके कोशिका जो है मेरुरज्जु से मिले हुए होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये सब चीज़ें जो है आपके एग्जामों में नहीं पूछे जाने वाली, लेकिन ये डिटेल्ड है। अगर आप पीएससी वगैरह का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें ये आपको मेंस की थ्योरी लिखने में बहुत काम आने वाले हैं। इसलिए यहाँ पे जो है वर्ड जो है शुद्ध हिंदी में यूज़ किए गए हैं कि जो बच्चे हिंदी में मेंस देते हैं उनके लिए यहाँ पे ये काम करेगा। लेकिन अगर हम बात करें प्री एग्जामिनेशन की तो वहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको सिंपल इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑटोनोमिक जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमिक और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसका क्या कार्य होता है। तो उसका कार्य होता है कि हृदय के कार्य, फेफड़ों के कार्य, पाचन तंत्रों के कार्य, ये जो अनियंत्रित हैं, जिनको स्वतः नियंत्रित नहीं कर सकते, उसको ये नियंत्रित करता है। तो ये सिंपल सा आपका आंसर हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं हम अब सहानुकंपी तंत्रिका तंत्र की। तो सहानुकंपी तंत्रिका तंत्र, इस तंत्रिका के अंतर्गत सहानुकंपी नाभिक, गुच्छिका और तंत्रिका तंतु आते हैं। इनका कार्य अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्यों के विपरीत कार्य करना होता है, यानी कि जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कार्य कर रहा था उसके जस्ट विपरीत कार्य करेगा। अब देखिए ये क्या क्या करता है, जैसे कि अनुकंपी तंत्र पुतलियों को विस्तारित, लार और अशुग्रंथियों के स्राव को कम, यानी कि जो पुतली यानी कि आँख की बात चल रही है, आँख में जो हम
किसी चीज़ को जब देखते हैं तो हमारा आइरिस जो होता है वो बढ़ता है घटता है, वो नियंत्रण इसी के द्वारा होता है। हमारे आंसू ज़्यादा ना निकले कम ना निकले उन पे ये नियंत्रण करता है। लार ग्रंथियों पे नियंत्रण करता है, धमनियों पर नियंत्रित करता है। हृदय का संकुचन कितना उसको धड़कना है, कितना संकुचित होना है, उस पर ये नियंत्रण करता है। रक्त दाब को नियंत्रण करता है, हृदय धड़कन की दर को बढ़ाने का कार्य करता है। तो ये कई प्रकार से ये सब कार्य जो ये आपका तंत्रिका तंत्र को किया जाता है। तो इस टाइप से ये कई प्रकार के कार्य को घटाने बढ़ाने, हृदय की धड़कन को कम करने या घटाने बढ़ाने का कार्य करता है सहानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब बात करते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। तो प्रतिवर्ती प्रक्रिया यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन क्रिया की खोज सबसे पहले तो मार्शल हॉल ने की थी। किसने की थी? मार्शल हॉल नामक एक वैज्ञानिक ने किया था। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन, हॉल में जाते हैं तो हम रिलैक्स करते हैं। हॉल एक खुला हॉल मिल गया, अच्छी हवा आ रही गर्मी के मौसम में, तो वहाँ हम रिलैक्स करते हैं। तो और वहाँ पे आप रिलैक्स कर रहे हो किसी के हॉल में, तो कोई आके आपके ऊपर एक्शन भी कर सकता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन हो जाएगा वो, ठीक है। तो वो किसने किया? मार्शल हॉल नामक एक वैज्ञानिक ने किया। अब शरीर के अचानक होने वाली अनैच्छिक क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है, यानी कि कुछ अचानक एक जो आप करना नहीं चाहते क्रिया वो हो जाता है, ठीक है। तो अब ये कैसे कार्य करता है इसको आगे डिटेल में देखते हैं। किसी उद्दीपन के प्रति उत्तर में किसी अंग की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की जो प्रतिक्रिया होती है उसे परिवर्ती क्रिया कहते हैं। देखिए अब मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ ये प्रतिक्रिया होता क्या है। ये डिटेल जो लिखा है ये तो चलिए टेक्निकल वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ होता क्या है। जैसे कि आप एकदम से चल रहे हैं, ठीक है, और कोई चीज़ बहुत स्पीड में आपके बगल से निकल जाए, आप ऑटोमेटिक हिल जाओगे, थोड़ा सा मूव कर जाओगे ऑटोमेटिक। अब जैसे कि कोई चीज़ एकदम से आपके पास आँख के सामने बहुत तेज़ी में आती है, ऑटोमेटिक आपकी आँख बंद हो जाती है। आप करना नहीं चाहते लेकिन ऑटोमेटिक आँख बंद हो जाती है, ये हो गया। मान लीजिए एकदम से कोई आपके सामने हाथ उठाता है मारने के लिए, ऑटोमेटिक आपका जो है जो सिर है या मुंह है वो अपने आप हटा लोगे। कोई भी कार्य जो ऑटोमेटिक हो जाता है, खुद से हो जाता है, आप करना नहीं चाहते लेकिन ऑटोमेटिक वो हो जाता है। कोई आपको मारने आ रहा है, आप एकदम से तुरंत अपने आप हाथ उठा लोगे, वो ऑटोमेटिक हाथ उठेगा। जैसे आपने गर्म तवा को छुआ, जैसे ही आपको गर्म रहा आपने हाथ खुद नहीं हटा, ऑटोमेटिक आपका हाथ हट गया। तो ये सब जो प्रक्रियाएं होती हैं इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखिए इसको पढ़ते हैं क्या बोला जा रहा है कि इस क्रिया का नियंत्रण मेरुरज्जु करता है। तो इसका नियंत्रण कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गई कि इसका नियंत्रण मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। अब ऐसी क्रियाओं पर मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता। उदाहरण किसी में पिन चुभ जाती है तो अपने पिन जैसे ही चुभा तो असेंडिंग नर्व्स जो होती है इसकी सूचना मेरुरज्जु को देती है और मेरुरज्जु के आधार उस पर अवरोही तंत्रिका उंगली तक पहुंचाती है। अब देखिए अब क्या हुआ, जैसे ही पिन चुभा तो आरोही तंत्रिका यानी कि असेंडिंग नर्व्स जो दी इसकी सूचना उसने मेरुरज्जु को दी। अब मेरुरज्जु के आदेश पे अवरोही यानी कि डिसेंडिंग तंत्रिका जो थी उंगली तक पहुंची और परिवर्तन हाथ वहां से ऑटोमेटिक हट गया। तो सुई चुभने की दिशा में हाथ जो है हट गया। तो इसी को बोलते हैं प्रवृत्ति क्रिया। तो ये कई प्रकार से होती हैं क्रियाएं, ऑटोमेटिक आपका आंखें बंद हो जाना, ऑटोमेटिक डर जाना, ये सब क्रियाएं जो हैं रिफ्लेक्स एक्शन के अंतर्गत आता है। तो देखिए यहाँ पे जो है हमने समझा नर्वस सिस्टम के बारे में, हमारा तंत्रिका तंत्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएं। देखिए पूरा डिटेल आप वीडियोस को देखिए एक बार ज़रूर, लेकिन जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं उन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए क्योंकि वही आपके क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholarite, इसको भी लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखिए, कमेंट कीजिए आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, अपने व्यूज़ आप बता सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर बांटिए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।